FIA साइबर क्राइम विंग ने साबिक ब्यूरोक्रेट और एंकर पर्सन ओरिया मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया है। करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुज़ख़्ख़ातिन हज़रात, यूँ तो जेल से रिहाई के बाद तकरीबन 6 या 7 दिन के बाद ही जुम्मतुल मुबारक में मैंने जुमे का बयान दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह मैं आपसे पहले मुखातब हुआ करता था उसके और जेल से रिहाई के दरमियान 17 दिन का वक्फ़ा आ चुका है। इस वक्फे की 2-3 बहुत अहम वजूहात हैं जिसको मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ, और फिर मैं उस पूरी की पूरी जो उस जेल की और हवालात की 91 दिन की ज़िंदगी है उसको थोड़ा सा बयान करके आखिर में हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा। यहाँ जब मैं रिहा हुआ तो उसके दौरान एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया था जिसने मुझे बहुत हद तक तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया था कि सेशन कोर्ट में चूँकि बहुत सारे सहाफ़ी होते हैं और पुलिस वालों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि मैं किसी से गुफ्तगू न कर सकूं, तो इसलिए वो मुझे खींचते हुए ला रहे थे। तो सीढ़ियों के पास आके अचानक मेरा पाँव जो है वो फिसला और मेरा घुटना और उसका मसल जो था वो तकरीबन मुड़ सा गया। जेल में डॉक्टर्स थे, उनकी सहूलियात भी मुयस्सर थीं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एक छोटी सी डीप हीट रब लगा सकते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। यही मुझे कहते थे कि फिजियोथेरेपिस्ट तो मुयस्सर नहीं आ सकता, आपने टांग वांग हिलाते रख। इस दौरान मेडिकल बोर्ड जो मेयो हॉस्पिटल से आया था उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने ये सिफारिश की कि मुझे मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन चूँकि ब्यूरोक्रेसी के अपने मसाइल होते हैं तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक सरकारी मुलाजिम रह चुका हूँ इसलिए मेयो अस्पताल के बजाय सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड आना चाहिए। और फिर मैं खामोश होकर मैंने तवक्कुल किया और 2 महीने के अंदर मेरा जो घुटना था वो एक मुस्तकिल तकलीफ़ के अंदर रहा, और इन 10-15 दिनों के अंदर मैं उसको फिजियोथेरेपी से और मुख्तलिफ तरीक़ों से अब इस हालत में आया हूँ कि इस मुसलसल दर्द से मुझे निजात हासिल हो चुकी है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं कम से कम इतना अरसा ज़रूर आपसे दूर रहूं जितना अरसा मैं उस तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकता हूं। दूसरी बात यह थी कि इस पूरे के पूरे एपिसोड में मेरा साथ इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में मेरे घर के 4 लोगों के अलावा शायद ही किसी ने दिया हो। मेरे लिए रातों को जाग कर दुआएँ करने वाले बहुत थे, आंसू बहाने वाले बहुत थे, मोहब्बत करने वाले बहुत थे, लेकिन इस पाकिस्तान के मीडिया हो या उसके अलावा को और लोग हों, उनमें से इक्का दुक्का लोग थे जिनका मैं यहाँ पर तज़किरा ज़रूर करूँगा, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे बारे में गुफ्तगू की। लेकिन एक तवील अरसे के इस वक्फे के अंदर बेशुमार ऐसे लोग थे कि जिन्होंने जहर भी उगला। उनका भी तज़किरा करना मुनासिब समझता हूँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए ताकि कि दोस्त दुश्मन कौन होते हैं। और दोस्त दुश्मन की पहचान इसलिए कि मैंने ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक चीज़ जो है वो उसको अपना मायार बनाया है कि दोस्ती ही अल्लाह के लिए है और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए की जा सकती। दोस्ती करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, लेकिन दुश्मनी अल्लाह के लिए करना बहुत मुश्किल काम है। आपको बहुत सारे मोहब्बत करने वालों को भी छोड़ना पड़ता है। 21 अगस्त को 11:30 बजे के करीब कोई 30-35 लोग FIA के मुख्तलिफ वर्दियों में पुलिस साथ लेके, एक ख़ातून को भी साथ लेके मेरे घर में कूदे और मुझे साथ ले जाने के लिए कहा। मैंने उन्हें कहा कि मैं इस वक्त नाइट सूट में मलबूस हूँ, आप मुझे पहनने दें, कोई ढंग के कपड़े पहनने दें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अपने मुलाजिम से कह दें वो आपके कपड़े वपड़े लेके वहाँ आ जाएगा। मुझे वहाँ ले जाया गया और मुझे कहा गया कि आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, कादी फ़ायज़िया साहब के बारे में आपने कुछ ट्वीट किए हैं और 1-2 ट्वीट्स और किए हैं, इसलिए हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कोई 1.5-2 घंटे के बाद मुझे उस लॉकअप में शिफ्ट कर दिया गया जो कि उस रेंटेड बिल्डिंग के बिल्कुल आखिर कोने में था, और उसके छोटे से 10 बाई 15 या 16 का वो कमरा होगा, उसके अंदर 21 लोग जो थे वो उसमें थे। और उस लॉकअप के अंदर एक छोटा सा बाथरूम था जिसके अंदर एक जिससे पानी फ्लश तो नहीं था, लेकिन बहरहाल वो पानी बहाया जा सकता था, वो फ्लश टाइप कमोड मौजूद था।
उनमें वो सारे के सारे वो लोग थे कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम किए होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम किए होते हैं, मॉरल क्राइम किए होते हैं, किसी वीडियो बनाई होती है, कोई वो लोग थे। बहरहाल उस पूरे के पूरे लॉकअप के आगे एक छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे के बाहर एक कूलर लगा हुआ था जिसकी हवा जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि वो हवा है और चल रही है। उस लॉकअप में रखने के बाद अगले दिन मुझे अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेश करने के बाद तो उन्होंने पहले 4 दिन का रिमांड लिया, फिर दूसरी दफ़ा पेश किया, दूसरी दफ़ा 4 दिन का रिमांड लिया और तकरीबन पूरे 10 दिन गुजारने के बाद मुझे 31 अगस्त को कैंप जेल लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। कैंप जेल लाहौर में मुझे उस जगह पर रखा गया जिसे हाई सिक्योरिटी जोन कहते हैं। अगर आप लोगों को कैंप जेल जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो कैंप जेल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके अंदर जो कैंटीन है वो बहुत अच्छी कैंटीन है, जिसके अंदर आपको यूँ लगेगा कि जैसे आप मोटरवे की किसी एरिया के अंदर आ गए, ऐसी बनी हुई है। एक बहुत बड़ा एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज है, एक शानदार किस्म का अस्पताल है, एक लाइब्रेरी है, सब कुछ वहाँ पर कैंप जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे वहाँ किसी जगह पर जाने की इजाज़त नहीं थी। मुझे हफ्ते में 2 दफ़ा फ़ोन करने की इजाज़त थी, उसके लिए भी एक साहब जो थे, बल्कि बाद दफ़ा 2 साहब मेरे गनमैन के तौर पे साथ चलते थे कि शायद जेल में भी उन्हें लगता था कि मुझे को कत्ल कर देगा, जो मुझे फ़ोन करवा के वापस ले आते थे। कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो मुझे डॉक्टर के पास कोई दवा या कोई चीज़ देखने के लिए तो मैं वहाँ चला जाता था, लेकिन उसको भी बहुत मुख्तसर रखा जाता और अक्सर तो कहा जाता था कि डॉक्टर भी आपके पास भेज दिए जाए। जो हाई सिक्योरिटी जोन था, उस सिक्योरिटी जोन के अंदर मोस्टली वो लोग थे जो किसी ने कत्ल किया हुआ था, कुछ और किसी ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ था, नारकोटिक्स का किया हुआ था। और ये 4 छोटे छोटे कमरे थे जिसे अमूमन डेथ सेल कहा जाता है, और हर कमरे के अंदर वो कुछ लोग वहाँ पर रखे गए थे। उनमें से पहला कमरा जो था वो मुझे दे दिया गया और उस कमरे के अंदर पीछे से एक बाथरूम था जो कि ज़ाहिर बात है कि वो ईस्टर्न कमोड था, जो कि बड़ी मुश्किलों से दरख्वास्त करके मैंने कहा कि मेरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं कर सकता, तो मुझे दूसरा कमोड के लिए वो एक कुर्सी सी ला दी गई जिसमें मैं रहा। तकरीबन कोई 50 दिन के बाद मुझे वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए एक कुर्सी दे दी गई, क्योंकि मैं कह रहा था कि मैं जिससे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तो वो मुश्किल तमाम एक छोटे से स्टूल रख के मैं उसका नमाज़ पढ़ता था। मेरे घुटनों का मसला शुरू ही से है, और इतना शुरू से भी नहीं, कुछ अरसे से, कुछ 5-6 साल से हुआ। और फिर उसके बाद मैं उसमें रहा और मैं इतने दिन 30 दिन तक मैंने वहाँ गुजारे। उस 30 दिनों में एक मेहरबानी ये थी कि एक LCD मुझे लाने की इजाज़त थी जिस पर पाकिस्तान टेलीविज़न, जियो और समा, ये 3 चैनल जो थे ये आते थे और बाकी ड्रामे आया करते थे। लेकिन उस दौरान 2 काम मैंने किए। एक तो मैंने अपनी शायरी की किताब मुकम्मल की जिसका नाम अब करीब आया, जिसका नाम मैंने एक दिया जल रहा था हवालात में, एक नज़म है जो तख्लीक हुई थी। दूसरा मैंने बायोग्राफी लिखी। ये उस पूरे अरसे की रुदात है जिसमें मुझे किसी शख्स से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, हत्ता कि मेरे किसी वकील को भी वहाँ इजाज़त नहीं दी गई थी। मेरे एक वकील अज़हर सिद्दीक़ साहब ने वहाँ पर अपना दरख्वास्त भी जमा कराई जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर हाई कोर्ट में चले गए। इस दौरान मेरी ज़मानत पहले सेशन जज में ख़त्म हुई, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर ख़त्म। लेकिन इस सारे एपिसोड में, इससे पहले कि मैं हाई कोर्ट की तरफ आऊँ, जिस वक्त मुझे पकड़ा गया तो एक ऐसी फ्लैश किस्म की पूरे पाकिस्तान के अंदर खबर लगाई गई और उसके उधर मुख्तलिफ लोगों ने प्रोग्राम किए, जिनमें से सबसे पहले ये जो ख़ास तौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका को फॉलो किया गया कि मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम सियासी मुबस्सर और मकबूल जान लाहौर से गिरफ्तार। इसके ऊपर मेरे दोस्त तलत हुसैन ने प्रोग्राम किया, बड़ा तफसीली सा प्रोग्राम किया, और ख़ास तौर पे उन्होंने अपने उस नुमाइंदा को ला के भाई पूछा कि क्या हुआ। तो उस नुमाइंदे ने कहा कि उर्या मकबूल जान जो है वो अदालत में आया तो उसने कहा कि मेरा मरना जीना इस मुल्क में है, अगरचे कि मेरे 3 बेटे जो हैं वो इस मुल्क से बाहर हैं। मेरे 3 बेटे बाहर में नहीं हैं, मेरी 2 बेटियां इस मुल्क से बाहर हैं क्योंकि उनके मियाँ वहाँ काम करते हैं, और मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी का मुलाजिम है जिसकी इस वक्त फ़िलहाल पोस्टिंग इराक़ के अंदर हुई है, जैसे सबकी होती है, मेरी भी हुई, सबकी थी। लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात की हुई कि इस दौरान उन्होंने बड़ा तमस्खुर से कहा, देखो उनके बच्चे बाहर हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इस बात पे
यकीन रखे कि जो मेरा नज़रिया है वही मेरे औलाद का नज़रिया हो। मैं अल्लाह और उसके रसूल के उन अहकामात को मानता हूँ कि ला तज़र वाज़रतन वज़र उख़रा, हर कोई अपना बोझ है वो उसको उठाएगा। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि किसी तौर पर भी ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, हमने हक़ और उसको बातिल को अलग करके दिखा दिया, अब दीन पर कोई जबर नहीं। अगरचे कि मेरे सारे बच्चे जो हैं नेक है, लेकिन आप हैरान होंगे कि ये आज की बात नहीं है, ये इससे पहले भी एक तवील अरसे से मेरे खिलाफ एक ऐसी मलाइनिंग कैंपेन जो थी वो चलाते जाते रहे। मुझे लोगों ने बताया जब मैं पहली दफ़ा पकड़ा गया था कि तुम्हारे अपने लोग, अपने जो सहाफ़ी हैं वो कहते हैं पकड़ो इस बंदे को, ये अजीब-ओ-गरीब सी चीज़ है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है और ये चीज़। और वो मुझे सुनाते थे, उनके नाम भी बताते थे, मैं नहीं बताना चाहता। फिर उसके बाद अब जब पकड़ा गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की तकरीबन हर एक ग्रुप में सर मेरे कुछ पर्टिकुलर किस्म के मुखालिफ मौजूद है। अगरचे कि वो लोग अक्सरियत जो थी मुझसे मोहब्बत करने वालों की है, लेकिन ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ जगहों पे थे। इसीलिए मुझे एक साहब ने कहा वो तुम्हारे कलीग पता क्या कहते हैं, बड़ा ईमानदार बनता है, रगड़ो इसको, जेल में रखो, उसका पता चले। और उसके ऊपर मुझे उस शख्स की बात बहुत प्यारी लगती है। वो जेल का एक वार्डन था, उसने मुझे कहा कि मुझे आज रिटायरमेंट में करीब हूँ, बोले साहब 75 साल की पाकिस्तान की तारीख में आप पहले ब्यूरोक्रेट हैं कि जो करप्शन की बुनियाद पर जेल में नहीं आए, वरना जितने आते रहे, उसने नाम गिनना शुरू किया, मैं नाम क्या दूंगा, तो सारे के सारे करप्शन की बुनियाद पर आते रहे। लेकिन तलत हुसैन साहब ने ख़ास तौर पर मलाइन, फिर मजहबी मुनाफरत, तलत साहब बताते लोगों को कि ये मैंने मजहबी मुनाफरत किस बुनियाद पर कहा जा रहा है। मैंने मुबारक सानी वाले केस में कादियानियों के हवाले से बात की थी, अगर आप में जुर्रत होती तो यकीनन बताते, लेकिन आप तो मामला यही है। और ये इनका रवैया नहीं है। आज से कोई 1.5 साल पहले एजाज सैयद साहब एक बहुत बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मेरी बेटी के बारे में एक ट्वीट किया कि इसकी बेटी जो है अपने बाप से नफरत करती है आइडियोलॉजिकली। और फिर ट्वीट करने के बाद जब लोगों की गालियां पड़ी तो मुझे कहा ओह मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। वो मेरी बेटी इंग्लैंड से और अमेरिका से अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों और खावंद को छोड़ के जेल में मुझसे मिलने आई थी। ये है वो मेरी औलाद जो मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कभी उनको ज़िंदगी के अंदर ना आइडियोलॉजिकली इसके ऊपर कभी कदम लगाई ना कुछ और चीज़। मुझे डॉन की खबर पे बड़ी हैरत हुई। डॉन में खबर लगाई और ये हैंडेड ओवर टू FIA ऑन हेट स्पीच की वजह। क्यों? वजह ये थी कि यूरोप में बताना था कि हमने एक बंदा है कि जो बहुत हेट स्पीच करने वाला है, नफरत फैलाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका भी लिखा द FIA प्रेजेंटेड मिस्टर जॉन नोन फॉर हिज राइट विंग व्यूज एंड मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स। उसको औरतों के खिलाफ रिमार्क। क्या मिसोजिनिस्टिक अपनी बेटियों को पढ़ाता है? क्या मिसोजिनिस्टिक की बीवी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होती है? क्या मिसोजिनिस्टिक बंदा जो है 17 साल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखता है? क्या मिसोजिनिस्टिक जो है औरतों का मुखालिफ जो है वो उसकी 88 में शायरी की किताब आती है? मुझे हैरत होती है हमीद हारून साहब आप पे भी और अतर अब्बास साहब आप पे भी कि ये आपका अखबार है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये तो देख लेते हैं कि वो बंदा है उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे सिविल सर्विस के लोग जो हैं एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम चलाते हैं कि ये डोमिसाइल इसने बलूचिस्तान का लिया था और ये बलूचिस्तान के कोटे पे आया रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। मैंने पंजाब के शहर गुजरात के डोमिसाइल पे सिविल सर्विस की इम्तिहान दिया था और मैंने डोमिसाइल नहीं लिया बलूचिस्तान का 24 साल रहने के बावजूद मेरे किसी बेटे ने भी उस कोटे पे सीट नहीं ली। मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि इफ्तिखार अहमद बहुत बड़े सहाफ़ी बनते हैं, इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया और यही सवाल किया कि आपने तो डोमिसाइल, मैंने जवाब दिया कि मेरा डोमिसाइल तो पंजाब का है। उन्होंने वो सवाल काट दिया उसमें से। और खालिद रांझा साहब उस वक्त उसके जज थे और उसके गवाह हैं इस सारे अरसे के अंदर। ये सारे अरसे के अंदर आप सोचें। फिर एक और इस दौरान मेरे बारे में एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि मेरी कुछ ज़ाती लेवल की फोश वीडियोज़ जहाँ बरामद हुए। एक सहाफ़ी, बड़ा नाम है उमर चीमा साहब, उन्होंने उस पर वीडियो बनाते हैं। फिर छोटे छोटे सामने लोगों ने, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को बात करने शुरू की।
जिसके ऊपर मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उस एक प्रोड्यूसर का, तारिक महमूद बेसत का। उसने अली इशफाक, मेरे जो लॉयर है, मेन लॉयर थे, उसको बाकायदा उसका इंटरव्यू लिया और कहा कि अगर आपका कोई वीडियोस हैं तो आप दिखाएं। और फिर जब कभी मेरे दोस्त, कभी जानने वाला, मोहब्बत करने वाला पूछता था कि किसके पास है, तो जवाब नदारत होता था। यहाँ तक कि वो दो मज़ाहिया किरदार के लोग, उन्होंने भी इस बात के ऊपर गुफ्तगू। अब मसला सारा ये है कि मैं इनको अदालत में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर कायल ही नहीं हूँ कि अदालत में ले जाऊँ। उसकी एक वजह है, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे, तो एक शख्स उनको बुरा भला कह रहा था, तो आप मुस्कुरा रहे थे। तो अचानक हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चले गए। तो पीछे पीछे आए, कहा आप नाराज़ क्यों हो गए? फरमाया जब तुम जवाब दे रहे थे ना, जब चुप थे, तो तुम एक फ़रिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर किया था जो तुम्हारी तरफ से जवाब देता था। जब तुम उठ के बोलने लगे तो फ़रिश्ता चला गया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात को हमेशा अल्लाह के सुपुर्द किया। मेरी बेल की सुनवाई कम से कम 2.5 महीने 3 महीने लगे। जी कभी ऐसा नहीं होता। पहली दफ़ा जज आए और छुट्टी पे चले गए 1 हफ्ते के बाद, अगली दफ़ा और 3 दिन की छुट्टी पे चले जाए। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि मैं तो केस सुनता ही नहीं हूँ, और कोई रीज़न नहीं बताई, मेरी कोई ताती दुश्मनी, कोई ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर एक दूसरे जज आए, उन्होंने एक केस सुना। फिर उसके बाद उन्होंने उस केस को की जो हियरिंग थी वो एक ऐसे वक्त तक कर दी पोस्टपोन जब कादी फाइज साहब जो थे वो रिटायर हो गए थे, यानी वो 26 को रिटायर हो गए, तो 29 को आए। फिर 29 को उन्होंने 29 अक्टूबर को 29 को केस सुना। फिर उसके बाद दोबारा हियरिंग, फिर सुना, फिर। लेकिन उन्होंने फैसला इतना अच्छा किया है कि मैं उनकी जाली ज़िया बाजवा साहब के दाद देने के बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने इस केस की को जड़ से ख़त्म कर दिया। आप हैरान होंगे कि जो लोग, और हैरान कौन बात है, तलत हुसैन साहब इस पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते हो? मैं नहीं बताऊंगा कि आपका आगाज़ सहाफ़त का किस तरह का था। मुझे दिन अच्छी तरह याद है कि जब हुकूमती सिफारिश की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान टेलीविज़न के बराह रास्त डायरेक्टर न्यूज़ लग गए थे, और वो सारे के सारे अशरफ वसीम साहब, मुस्तफ़ा मंदोखेल साहब, जो इतने जो 15-15 साल की नौकरियां करते वो जहाँ पे आने वाले चाहते थे। मैं उस दिन इस्लामाबाद में था, क्योंकि मैं ड्रामा लिखता होता था उस वक्त, तो मुझे ले गए थे। मुझे वो दिन भी याद है कि जब वो बेचारे सरकारी मुलाजम एक नौवारद सहाफ़त को अपना डायरेक्टर देख रहे थे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके आया था, और मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं मेरिट की बुनियाद के ऊपर आया था। मैं सिफारशी लोगों में से ना अब हूँ, ना था, ना कभी रहूँगा। करो प्रोग्राम इसके भी कि क्या कहा उसने, बाकी लोग भी करें, फिर तक पता चले कि आपको। मैं दाद देता हूँ कम से कम डॉन की, कि डॉन ने अपने इस प्रोग्राम की जो दोबारा जो खबर लगाई है उन्होंने मेरे रिलीज़ की, उसके अंदर उन्होंने कम से कम इस जजमेंट को मुकम्मल तौर पे बता दिया है कि ये जजमेंट, और ये उन्होंने बाकायदा उसके, मैं उसके जजमेंट के बारे में पढ़ा। हाई कोर्ट ने इन लोगों को बाकायदा बुलाया। नंबर 1 हशमत कमाल डायरेक्टर FIA, ये साइबर विंग के हैं। मोहम्मद सरफराज एडिशनल डायरेक्टर, अली यजदान असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक, एजाज खलील असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, आसन असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक, गुलाम मुस्तफ़ा टेक्निकल असिस्टेंट एंड अली रजा SI FIA विद पुलिस रिपोर्ट, आमर रियाद फोरेंसिक साइंटिफिक PFSA, साबर सकनैन लीगल एडवाइज़र एंड खालदा सत्तार लॉ ऑफिसर PFSA। इन सारों को बुला के पूछा कि बताओ तुम्हारे पास एविडेंस क्या है इस शख्स के ख़िलाफ़। सबसे पहले तो उन्होंने वो ट्वीट्स उनके सामने पेश किए गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमने इनके मोबाइल में से एक ग्रुप है 3 लोगों का, जो बेसिकली इस YouTube चैनल का ग्रुप था, OMJ मीडिया ग्रुप। उसके अंदर एक मेरा प्रोड्यूसर था, एक मेरा टेक्निकल असिस्टेंट था। उससे मैं दिन भर की खबरें आया करती थी, और ख़बरें भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस भी आती थी, और शाम को हम देखते थे कि हम क्या नशर करना है। अगर कोई गलत वीडियो होती थी, फेक न्यूज़ होती थी, उसके खिलाफ गुफ्तगू करते थे। उसके अंदर जी इस किस्म की न्यूज़ मिली है।
उसके ऊपर उन्होंने जो अहम तरीन नुकता ये जो आप पेश किया वो है, द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड इज एंटायरली साइलेंट ऑन वेयर द सीज मोबाइल वर स्टोर्ड, अंडर हुज कस्टडी, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द चेन ऑफ द कस्टडी. द लर्न लॉ ऑफिसर एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज कैंडिडली कंसीडेड द चेन ऑफ कस्टडी इज नॉट सस्टेन्ड बाय द रिकॉर्ड. एविडेंटली द वैल्यू ऑफ द फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसके बारे ऑन द रिकॉर्ड मोबाइल फोन गिवन द कंप्रोमाइज चेन ऑफ कस्टडी, कि कुछ पता नहीं चलता ये मोबाइल कैसे उठाए गए, किसके पास रहे, क्या हो. ये तो एक टेक्निकल मैटर था, लेकिन असल मसला ये है कि पूरे के पूरे जुर्म को हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रख दिया और कहा द पिटिशनर्स alleged पोस्ट, यानी मेरी जो अलेज्ड पोस्ट से बताई जाती थी ऑन एक्स अकाउंट ट्विटर, नीदर ग्लोरीफाइज एन ऑफेंस रिलेटेड टू टेररिज्म, कि मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो कि टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता हो, उसको बेहतर बनाता हो, और एनी इंडिविजुअल कनेक्टेड ऑफ सच क्राइम, या किसी ऐसे आदमी को जिसको टेररिज्म के साथ सजा हुई हो मैंने उसको ग्लोरीफाई किया हो. Nor does it promote the activities of any proscribed organization of group. मैं किसी भी कलअदम तंजीम की उसके ऊपर मैं उसकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करता रहा. फिर आगे वो कहते हैं इन दीज सर्कमस्टांसेस द पिटिशनर्स इन्वॉल्वमेंट इन एन ऑफेंस ऑफ साइबर टेररिज्म एज पनिशेबल अंडर सेक्शन 10 ऑफ द पीका रिमेन्स अ मैटर फर्दर इंक्वायरी. Perusal of the record reflects that the alleged post on X account at the most may, ज़्यादा से ज़्यादा may, हाँ अगर हो सकता है, may constitute contempt of, वो अदालत तौहीन अदालत का हो सकता है, and nothing beyond that if proved that the same were posted by the petitioner. पूरे का पूरा केस डिमोलिश कर दिया गया. आगे यहां तक नहीं, although the petitioner is explicitly named in the FIR for sharing intimidating post tweet via X account, the investigating officer during the investigation failed to record the statement of any individual who claimed to have been aggrieved by the petitioner's post under section 21 of the PICA. बताया गया था कि किसने लोगों की तौहीन की, कोई एक आदमी का रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ मेरे बारे में इसने कहा है तो मैं उससे एग्रीव्ड हुआ हूँ. फिर उसके बाद आगे लिखा intentionally and publicly exhibiting, displaying or transmitting information that superimposes a natural person's face. इसमें आखिर में उन्होंने कहा the WhatsApp of the close friends constitute public sharing is a matter for the trial. यानी दोस्तों के ग्रुप को. और फिर जज साहब ने कहा कि इस तरह तो इस कोर्ट रूम के अंदर से अगर सबके मोबाइल पकड़े जाएं तो उसके अंदर से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेशुमार बातें होंगी जो आप लगें तो आप इस पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं. तो ये पूरे का पूरा एपिसोड आपके सामने रखने की बुनियादी चीज़ ये थी कि मुझे इस सारे अरसे के अंदर उस तबके से कि जो तबका समझता है कि हम आज़ादी इजहार के अलमबरदार हैं, जो तबका समझता है कि हम बुनियादी तौर पर इस पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और आर्टिकल 19 और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या कुछ कहें, उस तबके की बदतरीन खामोशी की सिर्फ एक वजह थी जो अकबर आबादी ने बताई है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में. पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी जगह पर एक आम इंसान नज़र ना हूँ, मैं एक खौफनाक आदमी नज़र ना हूँ. मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामा लिखा, कोई मेरे ड्रामे का तस्करा नहीं करता. मैंने 2 दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न के बेस्ट प्ले राइट के अवार्ड लिया, कोई तस्करा नहीं करता. मैंने शायरी की किताब मेरी 1988, कोई तस्करा नहीं करता. मुझे मिसोजिनिस्ट कहा जाता है. क्या कोई शायर जो है औरत दुश्मन हो सकता है? मेरी पूरी की पूरी किताब रोमानवी शायरी के ऊपर है और मैं बरसगीर पाक हिंद की तारीख का वाहिद शायर हूँ जिसने महबूबा पे शायरी नहीं की, मेरी अपनी बीवी पे शायरी की है. और मैं उसको सलाम पेश करता हूँ उस बीवी को कि अगर वो ना होती तो मैं एक ईमानदाराना ज़िंदगी ना गुजार सकता. उसने बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल उसकी बीवी के वो ज़िंदगी गुजारी है कि जिसके अंदर सब्र और इस्तकामत उसका तुर्रा इम्तियाज़ था. एक ऐसे माहौल में जहाँ आपके पड़ोस में मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स की बीवियाँ शॉपिंग करती हों, सॉलिटेयर्स खरीदती हों,
जिनके बच्चे जो हैं वो आला तालीम के लिए बाहर जाते हों, और मेरी तीनों औलादों में से कोई एक भी ऐसी नहीं थी कि जो अपने खर्चे के ऊपर जा सके, सिवाय मेरी उस आखिरी बेटी के जो बीकन हाउस के पहले दिन से लेके कोलंबिया तक स्कॉलरशिप पे गई है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था वो लोकल स्कूल में, मैं आला सतह के स्कूल भी नहीं, एक और मीडियोकर स्कूल में जाते थे। वो छुट्टियां मलेशिया में गुजारें और आप नसिया गली भी ना जा सकें। मैंने अपनी औलाद पर भी मैं कहता हूँ कि अपनी औलाद के ऊपर भी मुझे फ़ख्र है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस्तकामत के साथ ज़िंदगी गुजारी, मेरे साथ रहे और आज वो मोहब्बत करते हैं। इसीलिए जेल के दौरान मैंने अपनी औलाद के लिए एक नज़म लिखी थी, अगरचे के बहुत सारे नज़में भी आएंगी, मैं उस पर ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी औलाद अपनी बीवी के लिए। और ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है। ज़िंदगी में आपको ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाएं कि जो आप पर फ़ख्र कर सकें, जो तो ये आखिरत का सरमाया हुआ करते हैं। उन्हें दुनिया में कोई एजाज़ सैयद और कोई एक और 2-3 घटिया लोग, मैं आप सोच नहीं सकते कि मेरे बारे में ये किस तरह की गलीज़ गुफ्तगू करते रहे हैं। इनकी ना बेटियां हैं, इनकी ना बहनें हैं, इनकी ना माएँ हैं, कोई नहीं है। मैं अपनी औलाद, अपनी बीवी और अपने बच्चों के बारे में इस नज़म पे बात ख़त्म करूँगा। ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ रुदात सुनाई है, इंशाअल्लाह बातें होती हैं। सच के बाज़ार हिस्स में मेरी कीमत तुमसे, मैं के बेमूल नहीं हूँ मेरी वक़्त तुमसे, तुम जो चारों हो मेरे साथ तो पुरअज़्म हूँ मैं, हौसला तुमसे है और मेरी अजीमत तुमसे, इस्तकामत पे मेरी खल्क है हैरान बहुत, सारी दुनिया को हैरत तो वह हैरत तुमसे, खुशनसीबों का मुक़द्दर है घराना मेरा, मैं हूँ खुशबख्त तो ऐसी मेरी किस्मत तुमसे, एक कागोश मोहब्बत है घराना मेरा, बुग़्ज़ व नफ़रत में मुयस्सर है मोहब्बत तुमसे, मैं के बेमाया नहीं उम्र के अंजाम पे भी, उम्र आइंदा में मिल जाएगी सरवत तुमसे। इस दुआ के साथ कि मेरा अल्लाह इस दुनिया से रुखसत के बाद मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को उन जगहों पर इकट्ठा करे कि जो उन्हें अपनी ख़ास बरकतों और नेमतों वालों के लिए मुख्तस कर रखी हैं। हम पर बरकतें नाज़िल करे, मुझे यही कराना आके चाहिए अल्लाह के। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो हूर मकसूरातुन फिल ख़याम जो हैं वो बेशक साबिक़ून और साबिक़ून अल-अव्वलून के रखे, मेरे लिए मेरी बीवी और मेरे बच्चे काफ़ी हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।